हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का ये लेक्चर पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स के आसपास रहेगा। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35.0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, उस पोटेंशियोमीटर में एक सेल लगाया गया, वो सेल हमें बैलेंस पॉइंट देता है एट अ रेजिस्टेंस बॉक्स। वो हमें बैलेंस पॉइंट देता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 35.0 सेंटीमीटर। बेटा, जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करूँगा पोटेंशियोमीटर के, तो उस केस में मैं ज़रूरी नहीं सारी सर्किट डायग्राम बनाऊँगा। मैं सिर्फ उतना हिस्सा बनाऊँगा जितने का हमें क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एक्सिलरी सर्किट, जहाँ जो ड्राइविंग सेल है, रियोस्टेट है, एमीटर है, कुछ भी नहीं लगा रहा। इनफैक्ट मैं ये सब हिस्सा भी हटा सकता हूँ, बट आपको ये समझ आना चाहिए कि जब हमने एक सेल लगाया ऑफ ईएमएफ E1, वी गेट ए बैलेंस पॉइंट एट 35.0 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया कि अगर इस सेल को हटा के कोई दूसरा सेल लगा दिया जाए तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63.0 सेंटीमीटर। यानी कि जब हमने E1 लगाया तो बैलेंस लेंथ आई 35 सेंटीमीटर। जब E1 को हटा के हमने E2 लगाया तो बैलेंस लेंथ आई 63.0 सेंटीमीटर। हमने पोटेंशियोमीटर में यही बात पढ़ी है कि इस सेल की EMF that is equal to K into L. K is potential gradient and L is the balancing length. तो सेकंड केस में मेरे पास E2 हो जाएगा। E2 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू 63.0। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल। सेकंड सेल की हमें EMF फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट सेल की EMF हमें 1.25 वोल्ट गिवन थी, तो फर्स्ट सेल की EMF हमें 1.25 वोल्ट गिवन थी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास हो जाएगा E2 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू 63.0 अपॉन 35.0। आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। 63/35 इंटू ये बन जाएगा 5/4। यू कैन फर्दर सॉल्व दिस। मैं सीधा आंसर यहाँ पर लिख दूँगा। मेरे पास ऑन कैलकुलेशन दिस कम्स आउट 2.25 वोल्ट। दिस कम्स आउट 2.25 वोल्ट। आप लोग एक बार कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर सकते हो। बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन अ पोटेंशियोमीटर वायर, a potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. बेटा, ये हमें पता ही है कि किसी पोटेंशियोमीटर में हमेशा हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। उसके बाद लिखा है टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो सेल्स जोड़े गए हैं E1 एंड E2, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है सच दैट कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिशन। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोर्ट करने के हिसाब से, दूसरी बार अपोज करने के हिसाब से कनेक्ट किया गया है। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट कुछ इस तरह से है, इसमें E1 E2 सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि इफेक्टिव EMF हो जाएगी E1 प्लस E2 और हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू L1। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि फिर इनको कनेक्ट किया गया एक दूसरे को अपोज करने के लिए। जोड़े सीरीज कॉम्बिनेशन में ही गए हैं, बट नेगेटिव और नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यानी कि नेट EMF की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 60 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। पहली बार बैलेंस पॉइंट हमें मिला 60 सेंटीमीटर पे, यानी कि L1 की वैल्यू हो गई 60। और दूसरी बार जो बैलेंस पॉइंट है, जब हमने दो सेल्स को अपोजिशन में जोड़ा था तो बैलेंस पॉइंट हमें मिला 12 सेंटीमीटर पे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60/12 यानी कि 5। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2 यानी कि 6E2 इज इक्वल टू 4E1 यानी कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, सिंपल क्वेश्चन से अभी तक, आगे भी सिंपल ही चलेंगे। तो हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है फिगर शोज ए 2.0 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance. We are going to find out internal resistance of 1.5 volt cell. The balance point of the cell is in open circuit is 76.3 सेंटीमीटर। मतलब ये है जब सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट का मतलब ये है कि इस सेल के अक्रॉस जिसकी हम ईएमएफ मेज़र कर रहे हैं उसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, मींस इस सेल में से कोई भी करंट विदड्रॉ नहीं हो रहा, मींस यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई नहीं है। तो इस केस में जो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन किया गया वो 76.3 सेंटीमीटर पर है, यानी कि ये जो 76.3 है वो ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है 76.3 सेंटीमीटर से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है जब 9.5 ओम की रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं, जब यहाँ पर 9.5 ओम की रेजिस्टेंस को लगा दिया जाता है, यानी कि अब सर्किट ये वाला है, इसे लगाने के बाद जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है 64.8 सेंटीमीटर पे। अब क्या होगा, इतने हिस्से में से करंट पास करेगा, यही होगा, यानी कि इस समय जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा वो बेसिकली इस सेल की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी, यानी कि V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 लिखा जा सकता है। इनफैक्ट इसको E एंड V ही लिख लो, K इंटू L2, और K इंटू L2 हमारे पास कितना है, दैट इज 64.8 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास हो जाएगा E बाई V, दिस कम्स आउट 76.3 अपॉन 68.4। बट हमें फाइंड आउट करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो था E बाई V माइनस 1 इंटू R, ठीक है। यहाँ पर आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो, 76.3 अपॉन 64.8 माइनस 1 इंटू external resistance R which is 9.5. On calculation you will get your answer. Okay बच्चों, next question. The resistance of a potentiometer wire of length 10 meter is 20 ohm. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ 10 मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस हमें 20 ओम गिवन है। A resistance box and a 2 volt accumulator. Accumulator बेसिकली यहाँ पर सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, एंड एक accumulator of 2 volt are connected in series with it. What resistance? These are connected in series with it. What resistance should be introduced in the box? यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंट्रोड्यूस्ड। मीन्स हमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए, 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। बेसिकली ये है क्या, वर्ड चाहे लिखा है पोटेंशियल ड्रॉप, पर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोगों ने अपनी थ्योरी में K के साथ डिनोट किया था। एक माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, एक मिली होता है 10⁻⁻3, तो ये अपने पास आ गया 10⁻³ वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल
ग्रेडियंट हमें चाहिए अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस वायर। अब अगर मैं इस सर्किट को देखूं सिंपल ओम्स लॉ की टर्म में, तो मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देगी और एक रेजिस्टेंस जो इस वायर की है RW वो मिलेगी। 2 वोल्ट ये R हमें ढूंढनी है, RW मुझे पता है 20 ओम है। सो दिस इज सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। मुझे चाहिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस वायर की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। 1 मीटर के पास चाहिए 10⁻³ वोल्ट। लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो अगर मैं इस वायर का नाम AB रख लूँ तो इस वायर AB के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर AB कितना आएगा? It should be potential gradient, potential per unit length multiplied by length, ये कि 10⁻² वोल्ट आना चाहिए। मीन्स इस रेजिस्टेंस के पास 10⁻² वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए। यही हो गया। देखो अगर मैं इस RW को देखूं तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इसका मतलब पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यही होता है। तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जब ओम्स लॉ या उसके साथ लिंक न्यूमेरिकल्स पढ़े थे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वहाँ पे किया था। तो ये पोटेंशियल यहाँ पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल 2 हिस्सों में बंटेगा। तो मुझे देखना है RW के पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RW बेसिकली पोटेंशियल बिटवीन A एंड B पॉइंट्स होगा। A एंड B पॉइंट्स यहीं पे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। क्या ये स्टेप क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। और ये वैल्यू कितनी है? 10⁻²। इसे मैं लिख सकता हूँ 10⁻² इज इक्वल टू 40 अपॉन R+20, ये कि R+20 मेरे पास हो गया 4000, ये कि R की वैल्यू मेरे पास हो गई 3980 ओम। तो इतनी रेजिस्टेंस हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि रिक्वायर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट डिज़ाइन किया जा सके, अचीव किया जा सके। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत कम है। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें कम रखना है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, यही बात हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने कहा था 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है कि रेजिस्टेंस को सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दो, जो हमने किया है। दूसरा मेथड था कि वायर की लेंथ बढ़ा दो। यहाँ पर वायर की लेंथ भी 10 मीटर है। जनरली जो स्कूल में हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर, उनकी लेंथ 4 मीटर होती है। यहाँ पर हम 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों तरीके एक साथ यूज़ किए गए हैं ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम रखा जा सके, मीन्स इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारी पूरी थ्योरी को रिवाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक पोटेंशियोमीटर जिसकी वायर AB हमें गिवन है। इस पोटेंशियोमीटर को एक ड्राइविंग सेल जिसकी EMF 2 वोल्ट एंड जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम गिवन है, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट किया गया है। अब इस पोटेंशियोमीटर को एक स्टैंडर्ड सेल के साथ जोड़ा गया है। स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? वो सेल जिसकी EMF हमें पता है, उस स्टैंडर्ड सेल के साथ जोड़ा गया है जिसकी EMF 1.02 वोल्ट है। दिस सर्किट या दिस सेल इज कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम, वेरी हाई रेजिस्टेंस। बेसिकली जो हम डायग्राम में जब हम थ्योरी पढ़ते थे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते थे, तो 600 किलो ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू इसे बैलेंस किया गया है एंड बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 67.3 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट
इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट जो डाटा हमें गिवन है हम लोग इसको यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पर अभी ये बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है 67.3 सेंटीमीटर पे। मैं इतने हिस्से को भूल जाऊँ तो, क्योंकि इतने हिस्से में इधर से कोई करंट नहीं आएगा, करंट आई इधर से आएगा और ऐसे ही वापस चला जाएगा जब हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा। मीन्स मैं इतने हिस्से में क्या लगा सकता हूँ, आई कैन गो फॉर ओम्स लॉ। क्या मुझे वायर की रेजिस्टेंस गिवन है? आई डोंट हैव अदर इंफॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास ये डाटा अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ ई नॉट इज इक्वल टू के इंटू एल वन। L1 लिखा हुआ मैंने, इसको L नॉट लिख लूँ, L नॉट। ई नॉट मेरे पास कितना है 1.02, के मुझे पता नहीं है, L नॉट की वैल्यू मेरे पास है 67.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास आ गई फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन टू मी। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है द स्टैंडर्ड सेल इज प्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। अब इस सेल को हटा के एक और सेल लगा दिया गया जिसकी ईएमएफ हमें नहीं पता, जिसकी ईएमएफ हमें कैलकुलेट करनी है। एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया एंड ये फाइंड आउट किया गया कि बैलेंस लेंथ 82.3 सेंटीमीटर पे आएगी। मीन्स अब इस सेल की जगह एक नया सेल लगा दिया गया जिसकी ईएमएफ नहीं पता, बट जिसका बैलेंस लेंथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट कर लिया है। तो ये मेरे पास आ गया 82.3। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, तो मेरे पास हो जाएगा E अपॉन 1.02 इज इक्वल टू 82.3 डिवाइडेड बाय 67.3। From here you will get value of E. This comes out 1.02 into 82.3 divided by 67.3। आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके पास ये आंसर 1.24 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज ईएमएफ ऑफ न्यू सेल, जो हमने स्टैंडर्ड सेल को हटा के कोई दूसरा सेल यहाँ पे लगाया है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही था कि फाइंड ईएमएफ ई। तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें हम लोगों ने ई अननोन सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इस केस में एक 600 किलो ओम की रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाई गई है। इस रेजिस्टेंस को लगाने का पर्पस क्या है? थ्योरी में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम बैलेंस पॉइंट ढूंढ रहे होंगे, अगर बैलेंस पॉइंट गलत जगह पे लग जाएगा तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि इस सेल में से बहुत ज़्यादा करंट पास करेगा। जब बैलेंस लेंथ पे होगा तो कोई इशू नहीं है, बट जब बैलेंस लेंथ पे नहीं होगा, आगे पीछे होगा, तो उस केस में इस ब्रांच में से या सर्किट में ओवरऑल करंट ज़्यादा पास कर सकता है। ज़्यादा करंट हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है। उस डैमेज को रोकने के लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस को सेल के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, ताकि गलत पोजीशन पे भी टच करने से, जॉकी को गलत पोजीशन पे टच करने से भी सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो ना करे। हाई रेजिस्टेंस विल डिक्रीज करंट इन द सर्किट इवन व्हेन जॉकी इज कनेक्टेड एट सम पॉइंट अदर देन बैलेंस्ड पॉइंट। ओके, तो पर्पस ऑफ 600 किलो ओम इज टू रिड्यूस करंट व्हेन जॉकी इज टच्ड एट एनी पॉइंट अदर देन बैलेंस्ड पॉइंट। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? क्या बैलेंस पॉइंट इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट होगा? आंसर इज नेवर, क्योंकि जब हम बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करेंगे तब इस ब्रांच में से कोई करंट ही नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस, इस हाई रेजिस्टेंस में से कोई करंट ही नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस के लगे होने या ना लगे होने से सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स एट बैलेंस लेंथ दिस 600 किलो ओम ऑफ रेजिस्टेंस विल नॉट इन्फ्लुएंस योर कैलकुलेशन। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इज द बैलेंस पॉइंट affected due to internal resistance of the driver cell? इस ड्राइवर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से
क्या बैलेंस पॉइंट इफेक्ट होता है? अगर तो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, हमें डिफाइन कर रखा है कि 0.4 ओम की रेजिस्टेंस है, तो क्या तो इससे कोई बैलेंस पॉइंट इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये चेंज हो जाती है तब बैलेंस पॉइंट डेफिनेटली इफेक्ट होगा। हम इसको समझते हैं। जो इस AB वायर में जो करंट पास कर रहा है या जो मेन सर्किट में करंट पास कर रहा है, अगर मैं इस EMF को EP लिख लूँ तो करंट EP नहीं, क्या लिखते हैं, क्या हम कहते थे इसको, एक्सिलरी सर्किट, ड्राइविंग सर्किट, ED लिख लो। तो ये हो जाएगा ED अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यही हो जाएगा। ये करंट हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कितना हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो ये हो जाएगा ED अपॉन R प्लस RW इंटू RW। ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB, ठीक है। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जब हमें बैलेंस लेंथ ऑब्टेन कर रखी है। अब अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना हो, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, वो तो बनेगा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, ED अपॉन R प्लस RW इंटू RW अपॉन LW, ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होता है विद चेंज इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर R की वैल्यू चेंज होगी तो K की वैल्यू चेंज होगी, K की वैल्यू चेंज होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज होगा, यानी कि बैलेंस लेंथ भी चेंज होगी। बट अगर ये R की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू फिक्स है तो K की वैल्यू फिक्स रहेगी, K की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो फॉर ए गिवन एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो बैलेंस लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन का अगला पार्ट है, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन EMF ऑफ 1.0 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। अभी जो ड्राइवर सेल है इसकी EMF है 2 वोल्ट। अगर 2 वोल्ट को हटा के अगर हम यहाँ पर 1 वोल्ट कर दें तो क्या बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होगा, क्या हमारा सिस्टम काम करेगा? आंसर इज नेवर, ये कभी काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड सेल लगाया है उसकी EMF है 1.02 वोल्ट, ये ज़्यादा है और ये कम है। ड्राइवर सेल के पोटेंशियल का कुछ हिस्सा जो है, इसका कुछ हिस्सा वो बैलेंस होना था विद दिस सेल। अगर ये वैल्यू खुद ही कम है तो ये इसको बैलेंस कैसे करेगी? आई एक्सप्लेन विद अ सिंपल एग्जाम्पल। मैं फ़िलहाल ये मान लेता हूँ कि इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान लेता हूँ, यानी कि इस AB वायर के अक्रॉस सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 1 वोल्ट, जो हमारे इस ड्राइवर सेल का था, सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप AB वायर के पास आ गया। अब जो नीचे यहाँ पर जिस सेल को, स्टैंडर्ड सेल को बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए? 1.02 वोल्ट। अब 0.2 वोल्ट तो यहाँ पे टच करने से भी ऑब्टेन नहीं होगा, A से B तक टच करने पे भी 1 वोल्ट ही ऑब्टेन होगा, है ना। हमें तो उससे ज़्यादा चाहिए, यानी कि कभी भी बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। थोड़ा और बेहतर देखते हैं। अगर यहाँ पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता तो यानी कि सेंटर में कितना होता? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से मैं थोड़ा सा आगे टच करता तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाता? 1.02 वोल्ट। तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर जाते। मीन्स जो ड्राइवर सेल की EMF है वो डेफिनेटली ज़्यादा ही चाहिए एज कंपेयर टू EMF ऑफ द सेल, जिसका हमें बैलेंस पॉइंट ढूंढना है या जिसके लिए हमें अननोन EMF या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटर्मिनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल EMF? क्या ये सर्किट काम करेगा जब हमें बहुत ही थोड़ी EMF को मेज़र करना हो? कितनी EMF को? ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट।
कुछ मिली वोल्ट की ईएमएफ को अगर हमें मेज़र करना हो तो क्या ये सर्किट काम करेगा? अगर नहीं करेगा तो बताओ हम इसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ये काम करना शुरू कर दे। तो पहले हम ये समझेंगे कि कैसे चेक किया जाएगा कि क्या ये काम करेगा या नहीं। अब अगर हम देखें ए बी वायर के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मैक्सिमम कितना आएगा? 2 वोल्ट का। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 से ऑब्टेन कर सकते हैं। 1.02 डिवाइडेड बाय 67.3 ये हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.15 के आसपास आना चाहिए। लेट मी चेक दिस। आई हैव टू डिवाइड 0.015. This comes out 0.015 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मुझे चाहिए आंसर मिलीमीटर्स में, क्योंकि हमारे पास जो स्केल लगा होता है पोटेंशियोमीटर वायर के नीचे उसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होती है। अगर 1 मिलीमीटर के लिए मैं लिखूँगा तो मुझे एक यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन कर देनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने पर सेंटीमीटर को पर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर के की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अगर मैं इसको लिखूँगा तो 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मिलीमीटर, तो ये हो गया मिली वोल्ट। तो के की वैल्यू होगी 1.5 मिली वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, ये मैं मिली से मिली कैंसिल आउट नहीं करूँगा, इसको एज सच रखूँगा। तो दिस इज़ द वैल्यू। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो स्केल के ऊपर डिविजन्स मार्क हैं, ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10.1 सेंटीमीटर है, 10.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कितनी वोल्टेज का डिफरेंस आएगा? 1.5 मिली वोल्ट। जो हमें थर्मोकपल, जो हमें मेजरमेंट करने के लिए बात कही गई है कि हमें फ्यू मिली वोल्ट को मेज़र करना है, तो बेटा मान लो आपको 3.4 मिली वोल्ट को मेज़र करना है, तो ये तो 3.4 को मेज़र ही नहीं कर सकता, ये तो 1.5 मेज़र करेगा, उसके बाद 3.0 मेज़र करेगा, उसके बाद 4.5 मिली वोल्ट मेज़र करेगा। इसमें तो एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न तक जाते हुए 1.5 मिली वोल्ट का चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा। तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट एज सच मिली वोल्ट की रीडिंग को लेने के लिए प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है। तो इसमें क्या चेंज किया जा सकता है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें? तो इसको ठीक करने का तरीका है, सर्किट में आप यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दो। जब आप सर्किट में हाई रेजिस्टेंस को, कौन से सर्किट में? प्राइमरी सर्किट में, या जिसको आपने कहा था मेन सर्किट, जिसको आपने कहा था ड्राइवर सेल के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू इस वायर के अक्रॉस कम हो जाए। जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तब हम इस इंस्ट्रूमेंट को, अपने पोटेंशियोमीटर को फ्यू मिली वोल्ट्स तक का पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी इज़ 1 मीटर लॉन्ग वायर। इस वायर की, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हमें 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। एंड दिस वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अनदर डाटा आर शोन इन डायग्राम। फिगर में सब कुछ गिवन है। फर्स्ट पार्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग वायर ए बी। इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? जब मुझे ए बी वायर के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो मैं ये लेके चलूँगा कि मेरे पास बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो चुका है। तो ये है वायर ए बी। वायर ए बी की रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में RW गिवन है विच इज़ 10 ओम। तो क्या मैं अब इस सर्किट में पास करने वाले करंट की वैल्यू I को फाइंड आउट कर सकता हूँ? पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 2/25। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 8/100 यानी कि 0.08 एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर या थ्रू दिस सर्किट। अब मुझे देखना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनटू करंट थ्रू वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 गिवन है, करंट थ्रू वायर हमने अभी कैलकुलेट किया, ये आ गया 0.8 वोल्ट।
बट मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। पोटेंशियल है 0.8, लेंथ ऑफ वायर है 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन क्लियर है। 0.8 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप था, वायर की लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटीमीटर्स में इसको लिख दिया है। अगर आप इसको मीटर्स में लिखते तो आप लिखते 0.8 वोल्ट पर मीटर, एक ही बात थी, दोनों परफेक्ट है। ओके, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है लेंथ AO व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। AO लेंथ ढूंढनी है जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। तो बेसिकली अब ध्यान से देखो, इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ा गया है। इस ब्रांच में यहाँ पे कोई करंट की वैल्यू नहीं है, इधर से कोई करंट की वैल्यू नहीं है, इन सब जगह करंट की वैल्यू 0 है। बट इतने हिस्से में यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पर हम सेल को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेसिकली वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल के लिए, इतने हिस्से के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं सर्किट डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है मेरे पास सर्किट डायग्राम, 1.5 वोल्ट कनेक्टेड विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम। ठीक है, मुझे इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या 0.3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक ही बात है। आप लोग यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को इंटरनल और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान सकते हो। ठीक है, सेल के साथ जो जुड़ी हुई है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाहर दूसरे वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर सीधा ये फार्मूला ट्राई कर सकते हो, इससे आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू आ जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 1.5, EMF है 1.2, ये 1.5 अपॉन V - 1 इंटू ये होगा 0.3, ये हो गया 4 + 1 5 इज इक्वल 1.5/V। V की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.3 वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आ गई 0.3 वोल्ट। मीन्स जिस पॉइंट पे लेंथ बैलेंस होगी ये लेंथ होगी 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर देखो 0.8 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है और मुझे पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए, 0.3 वोल्ट का। देखो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AO विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ वायर AO, यही होगा। AO के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, 0.3 वोल्ट, तभी मेरे पास बैलेंस लेंथ आएगी। तो ये हो गया 0.3, ये हो गया 0. इंटू लेंथ ऑफ वायर AO, लेंथ ऑफ वायर AO अपने पास आ जाएगी 3/8 मीटर। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये भी परफेक्ट आंसर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, हमने पोटेंशियोमीटर की 4 एप्लीकेशंस या 4 यूजेस की बात की थी। हमने कहा था 4th यूज़ था टू कंपेयर 2 रेजिस्टेंसेस। पर जब मैंने थ्योरी पढ़ाई तो उसमें मैंने सिर्फ पहले 3 पार्ट डिस्कस किए थे। ये वाला 4th पार्ट कि 2 रेजिस्टेंसेस को कंपेयर किया जा सकता है यूजिंग पोटेंशियोमीटर मैंने डिस्कस नहीं किया था। एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड थ्रू न्यूमेरिकल्स ओनली। तो यहाँ पर हमारे पास सेम एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हम 2 रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ऑफ फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस है, एक R एंड X। इनको कंपेयर करने के लिए ये सर्किट हमें गिवन है, बट हमें ये गिवन है कि एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज़ की जा रही है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो होती है जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही नोन है, 10.0 ओम, और इसके लिए बैलेंस लेंथ हमें मिलती है 58.3 सेंटीमीटर पे। फिर हमने एक अननोन रेजिस्टेंस को यूज़ किया, तब बैलेंस लेंथ मिलती है हमें 68.5 सेंटीमीटर पे, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा सर्किट को ध्यान से देखते हैं। इस सर्किट में क्या किया गया है, फिलहाल मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, सर्किट में R को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है,
तो बेसिकली सर्किट में अभी फ़िलहाल मैं मतलब डायग्राम मुझे थोड़ी सी इरेज करनी पड़ेगी, तो सर्किट में अभी ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं इसी को दोबारा से बना दूंगा समझाने के लिए। तो अभी मेरे पास ये सर्किट डायग्राम होनी चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर सर्किट को थोड़ा सा इरेज किया है ताकि मैं कंसेप्ट को क्लियर कर सकूँ। अब यहाँ पर क्या है, इस ड्राइवर सेल से सर्किट में करंट पास कर रहा है। सपोज ये करंट आई है विच विल रिमेन कांस्टेंट, और हमें यहाँ पर बैलेंस लेंथ मिली है 58.3 सेंटीमीटर पे। तो ये लेंथ हमारे पास 58.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सिचुएशन। तो मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आर मैं कैसे लिख सकता हूँ। इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो है के स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड बैलेंस लेंथ हमारे पास कितनी आई है 58.3। तो मैं लिख सकता हूँ के इंटू एल, और ये वी आर की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टेंस आर, ये होगी वैल्यू आई इंटू आर, के इंटू एल, एल कितना हो गया 58.3। ये आई क्या है, आई है इस आई डैश लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो। आई डैश है इस हिस्से में से पास करने वाला करंट, दिस इज आई डैश। मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है आर जिसमें से करंट पास कर रहा है आई डैश। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी आई, आई डैश इंटू आर। बट इसको मेज़र करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक पोटेंशियोमीटर, और उस पोटेंशियोमीटर की बैलेंस लेंथ हमारे पास कितनी आई, ये बैलेंस लेंथ हमारे पास आई एल, और जो हमारे पास थी 58.3। फिर मैंने यहाँ से पोटेंशियल मेज़र किया, ये पोटेंशियल और ये आई डैश आर दोनों बराबर ही होने चाहिए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया, डायग्राम ये फिर से इरेज करनी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर वायर को इस तरह से कनेक्शन को जोड़ दिया। इट इज़ नाउ लाइक दिस, ठीक है। वो हमारी बुक में या हमारी डायग्राम में क्लियर बना नहीं हुआ था, अब ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसका मतलब है कि अब हम x के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम पोटेंशियल x के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा Vx। तो इस केस में बैलेंस लेंथ हमारे पास हुई है एल डैश, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 68.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे आ गई। मीन्स मैं ये लिखूँगा के इंटू एल डैश विच इज़ 68.5। Vx की वैल्यू कितनी आएगी, करंट तो इसी सर्किट में वही फ्लो कर रहा है आई डैश, तो ये आएगी आई डैश इंटू एक्स। पिछली बार आई थी आई डैश इंटू आर, अब हो जाएगी आई डैश इंटू एक्स। पिछली बार पोटेंशियल देख रहे थे अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, अब देख रहे हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस एक्स। एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस 68.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, x बाय आर हो जाएगा 68.5 डिवाइडेड बाय 58.3 हो जाएगा। आर जो रेजिस्टेंस हमें पता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है 10 ओम। 10 इंटू 68.5 डिवाइडेड बाय 58.3। ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट वैल्यू ऑफ x, और ये वैल्यू हमारे पास 11.75 ओम आ जाएगी। आप लोग इस कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर सकते हो। दिस कम्स आउट 11.75 ओम, ठीक है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल्ड टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद गिवन सेल ऑफ ईएमएफ ई। अगर हम इस सेल को यूज करते हुए बैलेंस पॉइंट ना ऑब्टेन कर पाए तो क्या करना चाहिए। देखो बेटा, अगर हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है कि इस वायर AB के पास पोटेंशियल ड्रॉप कम है। इस वायर AB के पास पोटेंशियल ड्रॉप कम है, इतना नहीं है कि वो यहाँ पर बैलेंस कर पाए। तो यानी मुझे AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पर इस सर्किट में करंट की वैल्यू को बढ़ा दें,
मीन्स मैं इस बैटरी की ईएमएफ को ई डैश लिख लूँ, अगर इस बैटरी की ईएमएफ को बढ़ा दूँ तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल दोनों ही बढ़ जाएंगे। अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस पॉइंट डेफिनेटली मिल जाएगा। मीन्स आप आंसर क्या लिख सकते हो, वी कैन इंक्रीज वैल्यू ऑफ आई इन द main circuit so that potential drop across AB increases and hence we will obtain balance point. Done? Next question. Next question में हमेशा कुछ ना कुछ गलती होती है स्टूडेंट से, वो स्टेटमेंट को समझने में गलती करते हैं। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज दे करके पहले क्वेश्चन को समझिएगा, सर्किट डायग्राम खुद ड्रॉ करिएगा, खुद अटेम्प्ट करिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें हमने एक सेल यूज़ किया, इस सेल के अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस यूज़ की, कितनी, 5 ओम की, एंड वी ऑब्टेन ए बैलेंस पॉइंट एट 150 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने अब इसी सेल को जोड़ा अक्रॉस अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड वी ऑब्टेन अ बैलेंस पॉइंट एट 175 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसमें आप लोग गलती क्या करते हो, आप फटाफट से इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना शुरू कर देते हो। एक लेंथ को L1 L2 मान के सॉल्व कर देते हो। आप लोग किस तरह से अप्रोच करते हो, फार्मूला लगाते हो E/V - 1 इंटू कैपिटल R। तो यहाँ पर L1 L2 पुट करके आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, फार्मूला बिल्कुल सही है बट अप्लाई करने में गड़बड़ हो रही है। बात को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में दोनों ही बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया है। किसी भी बार, दोनों में से किसी भी सिचुएशन में सेल की ईएमएफ तो मेजर की ही नहीं गई है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया 150 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, मतलब दूसरी बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हुआ 175 सेंटीमीटर पे। ये कि दोनों बार ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों बार ही सर्किट में जो सेल लगा है उसमें से करंट पास कर रहा है, दोनों बार ही सर्किट में लगे सेल से करंट पास कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं पे भी ईएमएफ कैलकुलेट नहीं हो रही। मीन्स यहाँ पर ईएमएफ कैलकुलेट ही नहीं हो रही, तो ये हम L1 की वैल्यू यहाँ पुट कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है ये ध्यान से समझो। ईएमएफ के लिए बैलेंस लेंथ मुझे नहीं पता, मैं उसको L0 मान लेता हूँ। ठीक है, ये स्टेप देखो क्लियर है। ये है लेंथ L1। L1 मतलब बैलेंस लेंथ। जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम की यूज़ की, L0 थी बैलेंस लेंथ फॉर ईएमएफ विच इज़ अननोन टू अस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में बैलेंस लेंथ हमारे पास कितनी है, L2 यानी कि 150 सेंटीमीटर, सॉरी 175, ये वैल्यू पुट कर दूँ 150, ये हो गया 175, और इस बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी थी, 10 ओम की थी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, L0 आ जाएगा, L0 की वैल्यू पुट करें, हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। L0 बाई 150 माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू L0 बाई 175 माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, ये 5 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। L0 बाई 150 माइनस 1 इज इक्वल टू L0 बाई 175 माइनस 2। मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। आई कैन राइट डाउन 2 L0 बाई 175 माइनस कितना हो जाएगा, L0 बाई 150 इज इक्वल टू 1। L0 अपने पास आ जाएगा कॉमन, यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 175 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 175, ये हो गया 175 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 125। आप इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट वैल्यू ऑफ L0। ठीक है,
मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 175 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 125, दिस कम्स आउट 210 सेंटीमीटर। दिस कम्स आउट 210 सेंटीमीटर। एल नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई। एल नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 210 बाय 150 माइनस 1 इंटू 5, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओम। डन बच्चों। पोटेंशियोमीटर के ऊपर आखिरी क्वेश्चन और आज के लेक्चर का भी ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF, अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.2 वोल्ट गेट बैलेंस्ड at 260 centimeter length of potentiometer wire. If a current of 0.2 ampere flows through 3.5 ohm resistance, then balancing length will be. क्वेश्चन करने से ज़्यादा मुश्किल है इसकी स्टेटमेंट को समझना। क्वेश्चन में ये गिवन है कि सेल की EMF 1.2 वोल्ट है। मीन्स स्टेटमेंट इज लाइक दिस, एक सेल जिसकी EMF हमें 1.2 वोल्ट पता है, इसका बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होता है शुरू में एट ए वैल्यू ऑफ 260 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस सेल को यूज़ कर रहे हैं ताकि 0.2 एम्पीयर करंट विथड्रॉ हो थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.5 ओम। इसका मतलब क्या है कि इस सेल के साथ एक 3.5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी गई है, जिसकी वजह से इसमें से 0.2 एम्पीयर ऑफ करंट विथड्रॉ हो रहा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट न्यू बैलेंसिंग लेंथ। यानी कि क्वेश्चन में EMF हमें गिवन है, जो सेकंड पार्ट है इससे हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करके न्यू बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। E मुझे गिवन है, E को मैं लिख सकता हूँ K इंटू L1, यानी कि मेरे पास आ गया 1.2 इज इक्वल टू K इंटू L1। L1 की वैल्यू है मेरे पास 260 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में मुझे लिखना है V इज इक्वल टू K इंटू L2। ठीक है, अब मैं क्या ढूंढूंगा यहाँ पर V, तो V को ढूंढने से मेरे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं इतने सर्किट में से V की वैल्यू ढूंढूंगा। V क्या होता है हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, I इंटू R। ये R है अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे बेटा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, वो भी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, देखो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, इन दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा। क्लियर है? तो I मेरे पास गिवन कितना है 0.2, रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 3.5, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0.7 वोल्ट। यानी कि V की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.7 वोल्ट, K इंटू L2। ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू L2 बाय 260। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L2 की वैल्यू बन जाएगी 260 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 260 मल्टीप्लाई बाय 7 divided by 12, this comes out 151.66 centimeter. So option 1 is our, या option A is our required answer। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों खत्म होते हैं। नमस्कार।